Respected Principal Professor Tawhid India साहब, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब, पीजी स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है या जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में रियल में अगर देखा जाए, मैं तो एक टीचिंग फैकल्टी से हूँ, टेक्निकल मेरा कोई बहुत उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एज ए पीजी या एज ए टीचर या एज ए एकेडमिशियन इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं उनमें किन किन चीज़ों कंप्यूटर के ताल्लुक से क्या चीज़ें उनका जानना ज़रूरी है, इन चीज़ों के तहत मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। रियल में ये चीज़ लेक्चर में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में होना चाहिए कि एज ए वर्कशॉप टाइप से, ताकि वहां पर आपको बना के दिखाया जाए कि चीज़ें कैसे बनती हैं और क्यों पीजी के अंदर हमें कंप्यूटर का जानना ज़रूरी है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें जो मेरा टॉपिक है उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, यानी तीन चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा कि वर्ड में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और पावर पॉइंट्स में हम किस तरह से बनाते हैं। रियल में अगर देखा जाए तो कुछ हमारे पीजी स्कॉलर ऐसे भी हैं जो पावर पॉइंट में हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे हैं। उनकी स्लाइड, उनका प्रेजेंटेशन, उनका चूज, ये सब टीचर से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ चीजें उनका जानना जरूरी है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर और रिसर्च, यानी रिसर्च के ताल्लुक से हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें कंप्यूटर की हमें क्यों जरूरत है, उसकी क्या हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस है। इस चीज को हम लोग सामने रखेंगे कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन को इस तरह से लाइट की स्पीड जितनी होती है उस स्पीड से वो कैलकुलेशन करता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि उसको किस तरह से आप करेंगे तो आपका टाइम कितना बच जाता है। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी रहती हैं कि आप उसको देखेंगे लगेगा कि ये चीज हम कंप्यूटर में कैसे बनाएं, रियल में आपको बनाना नहीं होता है। आप डाटा इनपुट करिए, कंप्यूटर खुद ब खुद बना देता है। आगे उन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है जो है एक बहुत ही यूजफुल टूल्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं है या आपके पास मौजूद नहीं है, आप उसे क्या करते हैं कि आप उसका पीडीएफ वर्जन नेट से आप ढूंढ के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है उस डिजिटल लाइब्रेरी की आप मेंबरशिप ले लीजिए, वहां से डिजिटल लाइब्रेरी आप एक्सेस करके वहां से जो आपके काम की बुक्स है आप उस बुक्स को देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो जितने भी सर्च इंजन हैं उन तमाम सर्च इंजन से भी आप बहुत सारे अपने टॉपिक के ताल्लुक से जिन चीजों की आपको जरूरत है, जिन चीजों की आपको जरूरत है उन चीजों को आप कंप्यूटर के जरिए बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं। कंप्यूटर्स आर आइडियली सूटेड फॉर डेटा एनालिसिस कंसर्निंग लार्ज रिसर्च प्रोडक्ट, यानी जो जितने भी लार्ज जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर डेटा की एनालिसिस करना कंप्यूटर की मदद से बहुत, अगर हम मैनुअली करें तो शायद महीनों और साल लग जाए कंप्यूटर को हमको एक दिन में और 2 दिन में उन तमाम चीजों की हम एनालिसिस खुद ब खुद कर लेते हैं। रिसर्चर्स आर इसेंशियली कंसर्न्ड विद द ह्यूज स्टोरेज ऑफ डाटा, क्योंकि रिसर्चर जो होता है उसको डाटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसको जरूरत है कि वो अपने डाटा को कहां पर स्टोर करे ताकि जब हमको जरूरत पड़े तो उस डाटा के हम एनालिसिस कर सके या वहां से हम डाटा उठा सकते हैं। अगर कोई रिसर्च प्रोडक्ट मान लिया है, रिसर्च जो प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि जैसे आपका पी है वो 30 साल का है, बहुत सारे ऐसे
रिसर्च जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो सालों चलते रहते। पता चला कि किसी एक ड्रग के पूरे इन्वेंशन के लिए 25 से 30 साल का टाइम लग जाता है। तो एक डाटा हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनकी डेथ हो गई हो, उनकी जगह पे दूसरे लोग आ गए हो, या किसी नए साइंटिस्ट का उसके अंदर ऐड कर दिया गया हो, तो उनको जो पहले काम हुआ है उनको पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर की मदद से जो हमारे पास डाटा है उस डाटा की एनालिसिस हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर का रोल क्या है? आप देखें कि हमारी डेली जो लाइफ है, इन डेली लाइफ में विदाउट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की मदद से हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सामान खरीदना है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाने वाला हो, आप सिंगल हैं, आपको अपने घर पे बैठे बैठे आप जो चाहे, खाने की चीज, पहनने की चीज, अपने इस्तेमाल की चीज, जितनी भी चीजें हैं आप वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ये किसकी वजह से? इस कंप्यूटर की मदद से चीजें बहुत आसान हो गई। प्रोवाइड ए लार्ज डेटा बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर की मदद से क्या होता है कि जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम में देखें तो हमें एक एक स्टूडेंट का पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है, किस बैच में है, एडमिशन कब हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका क्लास रोल नंबर क्या है, वो कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार उसको सप्ली आई, किस ईयर में उसने एडमिशन लिया, किस ईयर में उसने किए पास आउट हुआ। उसके अलावा अगर आप देखें तो उसकी कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगी, किस किस डिपार्टमेंट में उसने ड्यूटी किया, ये तमाम चीजें कंप्यूटर की मदद से एक यूं समझिए कि एक डेटा बैंक है। कंप्यूटर क्या है? एक तरह से डेटा बैंक है जहां पर किसी भी आदमी का पूरा डाटा वहां पर मौजूद होता है। तो जैसे जहां पर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारी जो आइडेंटिटी है वो इनरोलमेंट नंबर है। आप एमयू डायरेक्टरी के अंदर जाइए, मेरा इनरोलमेंट नंबर इनपुट कर दीजिए। इनपुट जहां आपने मेरा इनरोलमेंट नंबर डाला, मेरा नाम क्या है, मेरे फादर्स नेम क्या है, मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, मेरा लोकल एड्रेस क्या है, मैं किस हॉस्टल में रहा, कितने दिन रहा, यहाँ से कब पास आउट हुआ, कौन कौन सा कोर्स मैंने किया, यहाँ से मैं फिर कहाँ गया, प्रेजेंटली मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, ये तमाम चीजें क्या है इसी कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो ये तमाम चीजें इतनी आसानी से हमारे पास मुहैया नहीं हो सकती थी। कैरी आउट लेंदी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी जो लेंदी कैलकुलेशन है या जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी के साथ उसको हम कर पाते हैं। असिस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दोनों को अगर आप एजुकेशन सिस्टम को अगर आप कंपेयर करें, कोरोना से पहले ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग का कंसेप्ट लोग अच्छा नहीं मानते थे। लोग ये कहता कि फिजिकल जो क्लास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लास। तो लोग ऑनलाइन क्लास को उतना वेटेज नहीं देते थे जितना फिजिकल क्लास का। लेकिन कोरोना में क्या हुआ कि जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो पता चला कि ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लास से बहुत सारी चीजों में बेहतर की है। आप कहीं भी रहे, अपने घर पे हो या अपने ऑफिस में हो, कहीं भी आप रहे, अगर आप सिंसियर हैं तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज है कि बहुत सारा उसमें टाइम की बचत भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए फिजिकल क्लास है, आपका जो कोचिंग क्लास है या आपका जो क्लासरूम है आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप 1 घंटा पहले आप तैयार होंगे, आप जाएंगे वहां पर, हो सकता है टीचर आधा घंटा के बाद आए तो आधा घंटा वो भी आपका लॉस होगा, और फिर आपकी जो क्लासेस हुई और क्लास करके फिर आप आए, मतलब कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपका एक्स्ट्रा लगता। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो गया कि ये जो टाइम का वेस्टेज है, ये टाइम का वेस्टेज बिल्कुल कम हो गया कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस पे आपकी क्लासेस चल रही है, बहुत सारा गूगल क्लास है, वेबर्स करके आया, फिर जियो मीट करके आया, गूगल मीट, यानी ये तमाम चीजें ऐसे बनाए गए जिसमें आसानी के साथ क्लासेस ली जा सकती हैं। गूगल क्लासरूम करके तो पूरा एक वो आ गया था जिसमें एक एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी अटेंडेंस, ये तमाम चीजें उसमें मौजूद थी। तो
कंप्यूटर की वजह से ये तमाम चीजें आसान हो गई। अदरवाइज 2 साल जो हमारा लॉकडाउन का था, देखा जाए अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो खास तौर से जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता। तो इससे कंप्यूटर से इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। प्रोवाइड स्टूडेंट्स प्रोफाइल, कंप्यूटर की मदद से किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल को खोजना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर पहले की अगर हम बात करें तो तमाम चीजें क्या है, रजिस्टर के अंदर मेंशन होती थी और अलमीरा के अंदर वहां पे पहले से नोटिंग लगा दी जाती थी कि ये 1983 का है, ये 84 का है, ये 85 का है, 86 का है। आपको कोई भी आपको जरूरत है उस टाइम की, आप एप्लीकेशन डाले तो जाता और वहां से वो चीज ले आता। कंप्यूटर ने इसको इतना आसान कर दिया कि आपने एप्लीकेशन डाला, आपने वो इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डाला, आप जैसे ही ऑफिस में गए, ऑफिस में जो डाटा ऑपरेटर होता है वो आपका नाम या आपका जो रोल नंबर है वो आपको इनपुट करता है, वो फौरन आपका शो कर देता है कि आप यहाँ पर किस सन से किस सन तक थे आप, या आपने यहाँ से कौन सा कोर्स किया है, आपने कौन कौन सी चीजें आपने निकाल रखी है, ये तमाम चीजें, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका रह गया है, ये सब तमाम चीजें बहुत आसानी के साथ इस कंप्यूटर की मदद से आज मुहैया है। इसी तरह असिस्ट इन कैरियर गाइडेंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है कि हम कंप्यूटर की मदद से, जैसे मान लीजिए हमें जॉब की जरूरत है तो इससे पहले कि हम दर दर की ठोकर खाए हम जाते हैं जॉब कैरियर से। जिस डिपार्टमेंट में या जिस सेक्टर में आप हैं उस कंपनी पे आप जाइए, वहां पर कैरियर का एक ऑप्शन होता है। आप कैरियर ऑप्शन में आप जाके अपनी प्रोफाइल अपलोड कर, अपनी प्रोफाइल को आप पहले फिल करिए, उसके बाद अपनी सीवी को वहां पर आप अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप घर बैठे एक दिन में कम से कम आप 50 से 60 कंपनीज के अंदर या जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आप अपने डाटा को आप फिल कर सकते हैं। उनको जब जरूरत होगी तो आपको एक मेल कर देंगे या आपको फोन कर देंगे, तो आपको बहुत आसानी से इंटरव्यू देने में आपको आसानी हो जाएगी। रोल ऑफ कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर का क्या रोल है? तो पहला है कि मॉडल प्रोसेसिंग, यानी जो भी आप मॉडल ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि किस फील्ड का रिसर्च है। फील्ड बदलेगी तो रिसर्च की टाइप बदल जाती है। जब वो रिसर्च की टाइप बदलेगी तो डेटा बदलेगा, डेटा बदलेगा तो डेटा की एनालिसिस भी चेंज हो जाएगी। ये तमाम चीजें क्या है, फील्ड टू फील्ड ये वेरी करेगा। परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन, तो जो ये डेटा है उस डेटा के एनालिसिस कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी के साथ हम कर पाते हैं। रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, तो किसी भी रिसर्च में, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में डेटा की एनालिसिस जो कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी के साथ होता है। ये कुछ वो चीजें थी जो इस बात पे थी कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में या इस पीजी के दौर में हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा टॉपिक तीन हेडिंग्स के अंदर था, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड में कोई भी चीज जो टेक्स्ट में लिखना हमें है, जैसे वर्ड पेज पे हम लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की से इस्तेमाल करते हैं। हम सिलेक्ट करके कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी की ऐसी है कि हम शॉर्टकट की मदद से बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर इस सिस्टम के अंदर मैं देखूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये आपका वर्ड पेज है। इस वर्ड पेज पे आप जो चाहे आप लिखें, जो चाहे आप टॉपिक टाइप कर लें। यहाँ पर आप उर्दू में टाइप करें, हिंदी में टाइप करें, इंग्लिश में टाइप करें, कुछ भी आप टाइप करिए। इसको मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह आपको टाइप करना है या उसको कॉपी करना है, तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अगर माउस है तो माउस का राइट क्लिक करके जहां पे आपको कर्सर, मान लीजिए कि
यहाँ से हमको कॉपी करना है, तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा और कर्सर रख के हम राइट क्लिक करके फिर तमाम चीजों को एक साथ हम क्या करते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, राइट उस पर क्लिक करते हैं तो कॉपी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देखेंगे आपको ऑप्शन आता है, एक कट का, दूसरा है कॉपी का, तीसरा है पेस्ट का। लेकिन इसी काम को आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ये पूरा आपको कॉपी करना है, आपने सीधे सीधे कंट्रोल ए दबाया। आपको अगर कॉपी करना है तमाम चीजों को, आप सीधे सीधे कंट्रोल सी दबाइए। फिर जहां पर आपको कॉपी करना है वहां पर आप इसको कंट्रोल बी दबा दीजिए। यानी कंट्रोल ए की मदद से आप जितना आपको वहां से चाहिए उसको हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर पूरा लेना है तो कंट्रोल ए दबा दीजिए, तमाम चीजें एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। आप चाहे तो माउस की मदद से जितना आपको सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो बजाय ये कि हम राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट हम करें, हम क्या करते हैं कि उतना सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाते हैं और जहां पर हमको पेस्ट करना है कंट्रोल वी से वहां पर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से एक और हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों चीजें हमें यहां से कट करके किसी और जगह पे आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक नया पेज खोल के नए पेज पे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, किसी कॉलम के अंदर कर सकते हैं, कहीं भी उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल एक्स से आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। बजाय ये कि राइट क्लिक करके आप कट करें, आप क्या करें कि सिलेक्ट करके डायरेक्ट कंट्रोल एक्स आप दबा दीजिए, तो वो चीजें क्या होंगी, वहां से कट हो जाएंगी। फिर आपको जहां पर पेस्ट करना है, मान लीजिए कि मुझको जहां पर पेस्ट करना है, तो कंट्रोल एक्स से कट हो गया और कंट्रोल बी हमने दबाया, जहां पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो जहां से आपको कट करके कोई, मान लीजिए कि एक सेंटेंस आपको यहां से कट करके या ऊपर की लाइन से कट करके नीचे आपको पेस्ट करना है, तो आप ऊपर कंट्रोल एक्स आप दबाइए, वहां से उतना कट हो जाएगा। और जहां पर आपको पेस्ट करना है कंट्रोल बी दबाइए, वहां पर आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज मान लीजिए कि गलती से आपने कुछ कर लिया कि वहां नहीं हमें करना चाहिए था, या वहां पर सेंटेंस क्या लिखा था वो डिलीट हो गया, उसके लिए बहुत आसान है, आप कंट्रोल जेड दबाइए, कंट्रोल आप जेड दबाते जाइए, बैक होता जाएगा। यानी जहां से डिलीट किए थे वो वापस फिर वहां पर आ जाएगा। जैसे हम कंट्रोल एक्स दबाते रहे तो ये जो पहली बार जो टाइप किया था वो आ गया। तो बहुत आसानी से शॉर्टकट की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कट कर लेते हैं, शॉर्टकट की मदद से कोई चीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है, बजाय इसके कि हम राइट क्लिक करके वहां पे कट का ऑप्शन या सिलेक्ट का ऑप्शन या इस तरह से हम करें, शॉर्टकट की मदद से बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो हैंग कर जाता है। बहुत जल्दी जल्दी हम काम करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है कभी कभी हैंग कर जाएगा, पता चला उसके बाद कोई चीज आपको काम नहीं करती है। इस तरह की जब भी कभी चीज रहे, आप 3 बटन का इस्तेमाल करिए, कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट, 3 बटन है। आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में नीचे कंट्रोल का है, उसी के बगल में अल्टर की बटन होती है और डिलीट की एक बटन होती है। कंट्रोल अल्टर डिलीट तीनों को एक साथ अगर आप दबाएंगे तो वहां पर एक विंडो खुल के आएगी, नीचे न्यू टास्क और एंड टास्क का आपको ऑप्शन दिखेगा और ऊपर जो है कुछ प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। मान लीजिए कि आप वर्ड में टाइप कर रहे थे और आपका सिस्टम हैंग हो गया, आप वर्ड में टाइप कर रहे थे और आपका सिस्टम हैंग हो गया। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अब क्या करिए, अल्टर कंट्रोल डिलीट दबाइए और वहां पर जो विंडो खुलेगी वहां पर आप देखेंगे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको आप सिलेक्ट करिए और जो एंड टास्क है उस पे जाके आप उसको एंड टास्क कर दीजिए। आपका जो वर्ड का प्रोग्राम है वो वर्ड का प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपका सिस्टम फिर से काम करने लगेगा। तो इस तरह से कभी कभी जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो हैंग कर जाता है। तो सिस्टम हैंग कर जाए तो सबसे आसान तरीका है अल्टर कंट्रोल डिलीट काम करके
उस प्रोग्राम को एंड टास्क कर देते हैं तो वो प्रोग्राम क्या होता है, बंद हो जाता है और फिर सिस्टम कैंसिल करके फिर हम सिस्टम को रिफ्रेश करके बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा टेबल। जैसे आपको वर्ड पे कोई टेबल बनाना है, यहां पर अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर एक इंसर्ट का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट, रिफ्रेश, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। आपको मान लीजिए कि टेबल बनाना है, आपने टेबल को यहाँ पे आप क्या करें, इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट पे यहाँ पर आपका टेबल लिखा हुआ है, आप इस पे टेबल पे क्लिक करें। आप नीचे आए, यहाँ पर है कि ड्रा आपको टेबल करना है, मैनुअली आपको टेबल बनाना है, या आप डायरेक्ट इस टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको टेबल इंसर्ट करना है। अब वहां पर वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए और रो कितने चाहिए। आपको कॉलम्स कितने चाहिए, रो कितने, जाहिर है कि हम टेबल उसी वक्त बनाएंगे जब हमको उसकी जरूरत होगी। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का डाटा बना रहे हैं, पहला सीरियल नंबर ले लेते हैं, दूसरा स्टूडेंट का नेम ले लेंगे, तीसरा क्या है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका क्लास कौन सा है, उसके मार्क्स कितने। मान लीजिए कि हमको 5 कॉलम की जरूरत है, हमने कहा कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉलम में 5 हमने टाइप कर दिया। मान लीजिए कि हमको 4 चाहिए, हमने वहां पर 4 कर दिया। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 20 स्टूडेंट हैं, हमने यहाँ पर 20 टाइप कर दिया। यहाँ आप डायरेक्ट ओके पर आइए और 20 लोगों का ये कॉलम ऑलरेडी आपका तैयार हो गया। अगर आपको इसमें से कोई एक रो डिलीट करना है या एक रो बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, आप कर्सर यहाँ पर ले आइए और टैब को दबा दीजिए, एक ऑलरेडी इसके अंदर एक रो बढ़ जाएगी। इसको 2 तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप कर्सर को एकदम आप जो कॉलम है कॉलम के बाहर रख के आप क्या करें, इंटर मारेंगे तब भी रो बढ़ेगी, या जो लास्ट वाला ये जो कॉलम है, लास्ट कॉलम में आप कर्सर रख के क्या करें, डायरेक्ट टैब दबा दें तो एक रो आपकी बढ़ जाएगी। मान लीजिए इस रो को आपको अरेंज करना है। अगर इस रो को आपको अरेंज करना है तो आप अपने हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। ये सीरियल नंबर है तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। मान लीजिए नाम वाला है बड़ा है, मार्क्स का है जो ये छोटा है, तो इस कॉलम को हम तरह से हमने कर दिया। मान लीजिए हमको लगता है कि ये जो कॉलम है या ये रो जो है, ये रो जो है इसमें स्पेस कम है, आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए। आप एक रो को चाहेंगे तो उसका भी स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली करेंगे, मान लीजिए कि मुझको ये रो आप कर रहे हैं, आप मैनुअली खिसकाएंगे तो सबको कितना पता चला, कोई रो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, कोई थोड़ा सा पतली रहेगी, तो देखने में अजीब अटपटा सा लगेगा। आप क्या करें, डायरेक्ट तमाम रो को एक साथ आप सिलेक्ट करें। अगर आपको तमाम को करना है आप कंट्रोल ए दबा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन स्पेसिंग का, आप इसको क्लिक करिए। आपका 1 पे करना है, इतना हो जाएगा। आपका 1.15 पे करना है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। आपको 1.5 पे करना है, और ज्यादा लार्ज हो गया। आपको 2 पे करना है, और तो तमाम कॉलम क्या होंगे, तमाम रोज जो है उनकी लाइन स्पेसिंग क्या होगी, एकदम से इक्वल होगी, कोई उसमें से कम या ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप टेबल को बहुत आसानी के साथ आप वर्ड पेज के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, और बहुत आराम के साथ आप तमाम चीजें उसके अंदर लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज आपने यहाँ पर टाइप किया, मान लीजिए कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये मान लीजिए कि इनरोलमेंट नंबर है, और ये जो है मार्क्स है। आपको आप चाह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल सेंटर में हो, ऊपर वाली जो लाइन जो है, वो जो हेडिंग है, ये हेडिंग क्या हो, बिल्कुल सेंटर में हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको आप सिलेक्ट करिए।
और यहाँ पर ये ऑप्शन आप देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में रहेगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेंटर में आ जाएगी, इस पे करेंगे तो ये राइट में आ जाएगी, इस पे करेंगे तो कोई किसी भी चीज को उस लाइन में बिल्कुल बराबर ले लेता है। यानी अगर कोई चीज आपने टाइप किया, आप चाह रहे हैं कि दोनों तरफ का मार्जिन एकदम बराबर रहे, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है इस पर हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए कोई हेडिंग यहाँ पे देना है, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम चाह रहे हैं कि ये चीज क्या है, सेंटर में, तो ये सेंटर में हम चाह रहे हैं कि ये बोल्ड कर दे, हमने इसको बोल्ड कर दिया। हम चाह रहे हैं क्योंकि ये हेडिंग है थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो, तो 11 से हमने एक बार इसको बड़े पे आ गए तो ये 12 पे हो गया। आप चाह रहे हैं कि कोई चीज जो हम टाइप करें, ये सब टाइपिंग क्या है, सब कुछ सेंटर में। मान लीजिए कि इस पे हमने, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में आप ये कर सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 और 2 टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइप नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको आप क्या करें, आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके यहाँ पर जो नंबर का कॉलम है, इस नंबर के कॉलम को यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। तो कोई इस तरह से सिलेक्ट करने से क्या फायदा होता है कि अगर 20 से कोई रो आप डिलीट करेंगे तो नंबरिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने मैनुअली लिखा है और 20 से आप मान लीजिए कि 13 नंबर की रो आपने डिलीट कर दिया, तो 12 के बाद आपको वो सीरियल नंबर 14 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इंसर्ट किया है और अगर आपने 12 नंबर की रो डिलीट कर दिया, तो ऑलरेडी जो 13 नंबर की होगी वो 12, यानी जो उसका सीरियल नंबर है वो फिर से क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो जब भी हम टेबल बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम उस नंबर को सिलेक्ट करें। कभी कभी टाइप करने में हम लोगों से खुद से गलती हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है, कोई चीज पता चला डिलीट हो गई, और जब आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो मैंने कुछ और टाइप किया था, यहाँ पर से तो लगता है कि कोई चीज डिलीट हुई है। तो अगर इस तरह से रो और कॉलम के इसमें है तो आप उसको हमेशा इंसर्ट किया करिए, ताकि अगर वहां से कोई चीज डिलीट हो तो वो उसकी नंबरिंग, यानी आप उसको अरेंज कर रहे हैं, कोई 20 से कोई एक डिलीट कर दे रहे हैं, तो आपकी नंबरिंग क्या हो, वो फिर से रीअरेंज हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको आप बोर हो जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि हर 2 दिन के बाद सर स्टेज पे आ जाते और हमें जो चीज पता है उसी में फिर आके हमें बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोर हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन चूंकि न्यू कमर्स के लिए ये इसलिए आसान है कि अभी जैसे ही करिकुलम खत्म होगा और टॉपिक सिलेक्शन और सिनॉप्सिस राइटिंग का दौर आपका शुरू होगा, और उस दौर में जिनको टाइपिंग नहीं आती होगी फिर उनके लिए नया एक दर्द होगा। तो हर जो जितने भी पीजी डिपार्टमेंट में है, हर पीजी डिपार्टमेंट में आपका कंप्यूटर आपके मौजूद है, और बेहतर तो ये है कि अगर आप अपना लैपटॉप ले लें तो आपके लिए सबसे आसान चीज होती है, क्योंकि आप तो कोई टाइप कर रहा है तो आप इसी को हटा नहीं सकते, अब हट जाओ मेरा नंबर आ गया। एक तो सबसे बेहतर तरीका है कि अपना लैपटॉप रखिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप सिस्टम को देखिए। जब भी आपका सबसे मेरी गुजारिश है कि जल्दी जल्दी हो सके इन लोगों का जो पेमेंट है अगर वहां से आ जाता है तो आप रिलीज करा दीजिए, ताकि फर्स्ट सैलरी से सबका लैपटॉप उनका अपना पर्सनल हो, क्योंकि तो इससे फायदा ये होगा कि जब आपका रहेगा तो आप कॉलेज में कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, और जो भी आप लैपटॉप जब खरीदने जाइएगा तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खरीदिएगा, पैसे के हिसाब से मत खरीदिएगा, क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह ऐसी चीजें होती हैं रोज रोज खरीदने के लिए। शर्ट नहीं है कि आप खरीदे और 6 महीने के बाद आपने दूसरा शर्ट खरीद लिया। तो पीजी में 2009 में जो लैपटॉप खरीदा था, आज टीचिंग में 2023 में वही लैपटॉप चल रहा है। उसकी बैटरी खराब हुई, अब बैटरी रिप्लेस करते हैं और बैटरी अपना लैपटॉप अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। यानी उस टाइम में जब मैंने खरीदा था तो i5 का प्रोसेसर उस टाइम मैंने लिया था। तो आप अपने काम के हिसाब से आप खरीदिएगा ताकि वो चीज आपको ज्यादा दिनों तक काम आए।
क्योंकि आपको अगर एकेडमिक में जाना है तो आपको लैपटॉप की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से आप खरीद लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता बहुत महंगा खरीदिएगा और ये भी नहीं कहता कि एकदम सस्ता खरीदिएगा। आप मिडिल में खरीद लीजिए जिससे आपका तमाम काम हो सके। बहुत हाई फाई की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन एक मिडिल क्लास का कम से कम i3 i5 प्रोसेसर तो होना चाहिए। तो इतना प्रोसेसर आपको, ग्राफिक कार्ड उसके अंदर हो, यानी जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है कि उसका रैम कितना है, उसकी आपके ग्राफिक कार्ड है कि नहीं, उसका प्रोसेसर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं, ये बेसिक चीज आप उसमें लेते वक्त आप कर लीजिएगा। और अगर आप कंपनी की साइड से आप जाएं तो अपना लैपटॉप अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। डेल ने ये कर रखा है कि आप डेल की साइट पे जाइए, आपको जैसा लैपटॉप चाहिए, आप मॉडल नंबर कौन सा चूज कर रहे हैं, मॉडल नंबर आप चूज कीजिए, उसमें आपको प्रोसेसर कौन सा साथ चाहिए वो प्रोसेसर डालिए, मेमोरी कितनी चाहिए वो आप डालिए, आपको रैम कितना चाहिए वो डालिए, ग्राफिक कार्ड कितनी चाहिए वो डालिए। आप उसको कम ज्यादा करते रहेंगे, वहीं पर आपका प्राइस जो है वो वेरी करता रहेगा। आपने i5 प्रोसेसर डाल दिया तो मान लीजिए कि उसका रेट 40,000 है, आपने i3 कर दिया तो 36,000 आ गया, आपने ग्राफिक कार्ड आप उसका बढ़ा दिया तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगी, कम कर दिया ग्राफिक कार्ड प्राइस थोड़ा सा घट जाएगी। तो आप अपने हिसाब से भी उसको असेंबल के करा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर एक कोई और एक रो है, तो यहाँ पर आप देखें ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेबल एंड टूल्स का, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ड्रा ए टेबल का एक, मान लीजिए कि हमको एक यहाँ पर एक और लाइन चाहिए, एक और लाइन बने। मान लीजिए कि हमको पहले रो में नहीं चाहिए, सेकंड और थर्ड में चाहिए। यहाँ पर आप देखें इरेजर का आपको निशान है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आके बस खाली इसको सिलेक्ट करिए, ये आपका वहां से डिलीट हो गया। अगर गलती से मान लीजिए कि दूसरी लाइन आपने क्या किया, कंट्रोल जेड दबा दिया, कंट्रोल जेड तो कंप्यूटर में एक ऑप्शन भी आता है ऑटो सेव का, कि हर 2 मिनट पे ऑटो सेव पर आप लगा दीजिए तो ऑटो सेव भी होता रहेगा। या आप टाइप करते वक्त कंट्रोल एस दबाते रहेंगे, उससे फायदा ये होगा कि जितना आपने टाइप कर दिया उतना सेव हो जाएगा। कभी कभी मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर में यूपीएस नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट क्या है करंट से या डायरेक्ट लाइट से वो कनेक्ट है, आप टाइप कर रहे हैं, आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया, पता चला आपने 4 पेज टाइप कर लिया, सडनली लाइट चली गई, आपका 4 पेज गया, वो 4 पेज वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल एस दबाते रहे तो जितना आपने सेव किया होगा, लाइट अगर चली भी गई तो उतना आपका सेव रहेगा। जब लाइट आएगी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उतना आपका सेव रहेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद है इंसर्ट इमेज। कोई भी आपको इमेज को इंसर्ट करना है, इसके 2 तरीके हैं। मान लीजिए कि इमेज को हमें नीचे और बड़ा करना है, किसी भी इमेज को कहीं से आप कॉपी करिए। मुझे पता नहीं कि इसमें कोई इमेज है भी कि नहीं है, कोई इमेज है कहीं पे? गूगल से ले ले। देख लेते हैं। जिसे कुछ भी मिल जाए, इमेज है इसमें और
कौन सा? कोई भी एक इमेज जो है, ये पिक्चर वाले में देखिए, तो पिक्चर है, जो पिक्चर में आई, जो पिक्चर में वो नहीं खुल रहा है, वो है ऑलरेडी वो लगा हुआ है। तो अपना लैपटॉप रहने से यही आसानी होती है, हमें सब पता होता है कि हमने अपने सिस्टम में क्या क्या चीजें रखी है। कोई भी एक इमेज किसी भी चीज, मान लो कॉलेज का लोगो ही है, तो इसी कॉलेज का लोगो ही टाइप कर लीजिए, कॉलेज की कोई भी चीज, इसको डेस्कटॉप पे रख दीजिए। डेस्कटॉप पे रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें कोई इमेज पूरे पेज पे चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज की इमेज हो, आप दो तरह से इसे कर सकते हैं। कॉलेज की इमेज, चलिए आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं। यानी इमेज को आप डायरेक्ट कॉपी करिए वहां से, यानी पहले आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी दबाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आके आप कंट्रोल भी आप दबा देंगे, तो इमेज यहाँ पर पूरे पेज पे आपके कॉपी हो जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे पूरे पेज पे नहीं करना है, मुझे कहाँ करना है, यहाँ पर साइड में लेफ्ट साइड हमें यहाँ पे करना। मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपनी सीवी बना रहे हैं और सीवी में एक बॉक्स बनाकर हमें यहाँ पे कॉपी करनी है पेज। आपको आपने सीवी बनाया है और इस सीवी में आपको इमेज यहाँ पर चाहिए। आप यहाँ से आइए इंसर्ट में, इंसर्ट में यहाँ पर एक शेप का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए और जिस पर ए बना हुआ है, ये आप देखें यहाँ ए जो बना हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपने एक कॉलम बना दिया। अब आप जो आपने इमेज जो आपको करनी है, उस इमेज को आप यहाँ पर आप पेस्ट करिए। तो अब इस खाने में आपको अपना फोटो लगाना था, आपने अपने फोटो को कंट्रोल ए से या उस पर एक बार कर्सर रख के आपने इंटर किया या उस पर एक बार क्लिक किया आपने, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसको कंट्रोल सी दबाइए और डायरेक्ट इसमें आप कर्सर रख के इस बॉक्स के अंदर कंट्रोल वी दबा दीजिए। अब आपका फोटो उसी बॉक्स के अंदर ही रहेगा। आप अपने फोटो को वहां पर सिलेक्ट करके छोटा बड़ा दाएं बाएं कितना लेना है, बड़ा लेना है, खाली सर लेना है, पूरा लेना है, पैर से नहीं लेना है, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना आप इसके इस बॉक्स के अंदर बहुत आसानी के साथ आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट इमेज भी कर सकते हैं। उसके बाद एक है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर यहां देखें आप पेज लेआउट, पेज लेआउट में आपको दो चीजें आपको दिखाई देंगी। एक तो है आपका पेज का मार्जिन, आपके पेज को अपने हिसाब से उसके मार्जिन को आप कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। मार्जिन आप लेफ्ट में आपको ज्यादा रखना है तो आप लेफ्ट का यहां से आप सिलेक्ट करें। यहां पर कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन है, कस्टम मार्जिन के ऑप्शन में आप जाके आप नीचे का ऊपर का दाएं का बाएं का तमाम ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है, वहां अपने हिसाब से आप मार्जिन रख सकते हैं।
दूसरा ये कि एक ये नॉर्मल पेज है जो कि हमने खोला था। मान लीजिए कि हमको नैरो चाहिए, चारों तरह की मार्जिन जो है वो कम कम चाहिए, आप इस पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर दें, तमाम मार्जिन क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, मान लीजिए कि आपको रो ज्यादा, कॉलम आपको ज्यादा है, मान लीजिए 5 की जगह आपके कॉलम 15 है, तो जाहिर है कि आप अगर पोर्ट्रेट पर आप बनाएंगे तो आपके कॉलम बहुत छोटे हो जाएंगे। आपको कॉलम में कुछ लिखना है तो कॉलम थोड़ा सा बड़ा चाहिए। आप यहाँ पर ओरिएंटेशन पे आइए और इसको पेज को लैंडस्केप कर दीजिए। लैंडस्केप कर देंगे यानी जो पेज है वो इस तरह से रोटेट हो गया। जब पेज रोटेट हो गया तो आपको जगह ज्यादा मिल गई, तो आप अपने हिसाब से उसको कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी चीज